कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। नमस्ते, आप सभी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बैठे हैं युवा नेता, जिन्होंने छात्र नेता से अपनी रीवा शहर के अंदर पकड़ मजबूत करी थी। आज उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने छात्र नेता से अपना जीवन चालू किया था और नेता से लेके अभी तक का सफ़र क्या रहा। मैं बात कर रहा सीएम गुप्ता जी से। सीएम गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मीडिया को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें आज एक स्थान दिया। सीएम जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके छात्र नेता किस सन से आपने नेतागिरी चालू करी थी? आप मैं सन 2009 से विद्यार्थी परिषद से नेतागिरी शुरू की थी, जिसमें छात्र के मुद्दाओं को लेके, जैसे अपने सबसे प्रमुख होता है शिक्षा। तो अपन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तो विधि की जानकारी। जो रीवा जिले संभाग में एक ही रेगुलर कॉलेज था, जिसको मान्यता भी रद्द करने की व्यवस्था हो गई थी 2010 में। हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। माननीय शिवराज सिंह को 2011 में वाई पट्टी में हमने एक ही चीज़ बोली थी, अगर रीवा को लॉ कॉलेज को रेगुलर प्रोफेसर नहीं दे सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं वास्तविकता विद्यार्थी परिषद से मैं अटल जी के कुछ उद्देश्यों के कारण आया था। अटल जी का मेन उद्देश्य शिक्षा, जो भारतीय जनता पार्टी आज 20-21 साल हो गई पूर्ण नहीं कर पाई है। मगर मैं अब आम आदमी पार्टी में गया हूँ, क्योंकि वो जो काम अटल जी ने बोला था वो अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता कर दिए हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कितनी थी और कितनी अभी तक शिक्षा आपकी है। उसके बाद आप आम आदमी पार्टी से, हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने अभी सदस्यता आम आदमी पार्टी से ली है, लेकिन इसके पहले 2022 में समाजवादी पार्टी से महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनको अच्छे खासा वोट भी मिला था, 971 वोट मिले थे। इनके पर्सनल थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी रीवा शहर के अंदर पार्टी है, लेकिन उस तरह के कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। लेकिन इनका बात किया जाए तो सीएम गुप्ता ने अपने ही व्यक्तित्व और नेता बनते तक इन्होंने जो भी किया है वो अपने बदौलत किया है। मैं पूछना चाहूँगा कि सर, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन LLB है, मैं BSc LLB हूँ। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात थी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ कहीं किसी पार्टी में जाओ, लोग ये पूछते हैं कि आपके घर में कौन नेता था, क्या किया। अगर पार्टी सही में, अगर सही व्यक्ति को टिकट दे, जो व्यक्ति में जुनून हो कुछ करने का, यहाँ सिर्फ पैसे और बैकअप देख के काम किया जाता है। इसी के चलते मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि कोई ना कोई कोख पैदा लेने के लिए लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं जो भी कोख पाया उससे पैदा लिया। मेरी विचारधाराएं जो हैं वो एक अच्छी विचारधारा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को कैसे सहायता मिले, किसी पर्सनल के लिए नहीं, हर व्यक्ति को कैसे सहायता मिले, हम कैसे कार्य करें, उस उद्देश्य को मैंने देखा। जैसे माननीय केजरीवाल जी ने आज ऐसी स्कूलें बनवा दी है दिल्ली में, जो हमारे रीवा की ज्योति स्कूल फैल है। आज भी दिल्ली में सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लोग तरसते हैं, अपने यहाँ एडमिशन के लिए लोग जाते नहीं हैं। माननीय अटल जी का मेन उद्देश्य सबको पता, शिक्षा, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। देखने को आया है कि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, मेडिकल एजेंसी है आपके पास, लेकिन आपने व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी मदद की थी। क्या मदद करी थी, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मैं सन 2010 में बिंदु व्यापार संगठन चलाया था कुछ लोगों के साथ। उसको एक्चुअली आर्थिक ज़्यादा हमको दिक्कत आ गई थी 2012 में, इसलिए हमको बंद करना पड़ा। हम उस समय जब 2010 में चूना भट्टा में लोगों की दुकान गिराई गई थी, उनमें कुछ लोगों को 1000, 2000, 5000, जैसे हमारा संगठन कम से कम हम लोग वार्ड 15 के अधिक लोग थे, कुछ लिपनिया के थे। हमने 7-8 वार्डों में उस समय टीम भी बनाई थी। उससे हम लोगों ने सबसे मत इकट्ठा किया था, किसी को 5000, किसी को 1000, किसी को 2000। आज भी मेरी भावना है, अगर मुझे रीवा में MLA सीट में जगह मिलती है, अगर मैं विधायक बन के आता हूँ,
तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि मैं किसी पार्टी का वेट नहीं करूँगा मेरी सरकार बने। मुझे जन सेवा करनी है, मैं जन सेवा करने उतरा हूँ। मैं अपनी सैलरी का कुछ अंश 50% महंगाई या किसी अच्छे कार्य में जनता के फैसले के साथ अपना सैलरी दान करूँगा, जो अभी तक किसी नेता ने नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसे कार्य करूँगा कि अगर एक मौका मिला तो अगली बार कोई नेता नहीं आएगा, ये बेटा आएगा। विद्यार्थी परिषद रहते हुए आपने अपने ही सरकार के ऊपर एक लगाया था कि रीवा में लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, वो पूरा क्या मामला था? मामला ऐसा था कि लॉ कॉलेज में पूरे ढाक के टीचर रहते थे। हम लोग जब जाते थे तो उनको सिर्फ सिग्नेचर करके और अपनी फीस ले लेते थे। उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते कि हमको हटवा दो। तो हम लोगों ने पहले पीरियड बाई पीरियड एप्लीकेशन देना शुरू किया। इसके बाद जब ये हुआ कि रेगुलर प्रोफेसर नहीं, कॉलेज बंद हो जाएगा, मान्यता रद्द होगी, तो हम लोगों ने पूरी तरह से आवाज़ उठाई। एडी कार्यालय, कलेक्टर को ज्ञापन, यूनिवर्सिटी में ज्ञापन। फिर शिवराज सिंह आए 2011 में, मुख्यमंत्री से माननीय शिवराज सिंह आज भी हैं। उसके बाद एक रेगुलर प्रोफेसर दिए। अब रीवा में लॉ कॉलेज में कई रेगुलर प्रोफेसर हैं और रीवा की मान्यता अब नहीं रद्द होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैंने शुरुआत की थी, इसके लिए मैं गर्वित करता हूँ कि बिंद क्षेत्र में एकलौता लॉ कॉलेज है जो रेगुलर है और उसकी मान्यता अब रद्द नहीं होगी। जैसे कि आपने बताया कि हमारे घर से कोई नेता नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि नेता होते तो जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के लोगों को टिकट मिल जाती है तो आपको भी टिकट मिल जाती है, आप इतना संघर्ष क्यों करते हैं? जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। बाकी बैकअप वाले व्यक्ति कुछ दिन के लिए रहते हैं। जमीन का जो व्यक्ति होगा, जो झोपड़ी में रहेगा, वो झोपड़ी का दर्द जानेगा। मैं सन 1996 में झोपड़ी में भी रहा हूँ कुछ अपारण कारणों से, और मैं हर व्यक्ति का दर्द इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने नीचे से काम किया है। ज़रूर मुझे संगठन एक ऐसा नहीं मिला जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। बैनर और व्यक्ति दोनों होते तभी एक अच्छा काम होता है। मैंने एक अच्छा बैनर तलाशने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी संगठन एक सही निर्णय लेगी, एक सही व्यक्ति को अगर लाती है। संगठन में मुझे टिकट दिया ना दिया, मगर अगर एक सही व्यक्ति को लाएगी तो सीएम गुप्ता जैसे अपने लिए काम करेंगे वैसे पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आप आदमी पार्टी से आप जुड़े, अभी कुछ दिन पहले ही आपने सदस्यता ली। उस सदस्यता को लेके आप पार्टी से अलग हट के कुछ काम करेंगे या फिर पार्टी के साथ रह के कुछ काम करेंगे? जैसे आपने बताया कि हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, विधायक बनते हैं तो हम 50% अपने वेतन में से देंगे, तो क्या पार्टी उस तरह से आपके ऊपर सघन कुछ करेगी? तो आप किस तरह से आप पार्टी को और अपने में स्थित बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सैलरी मेरी होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। जो व्यक्ति विधायक होता है सैलरी उसकी होती है। वो अपने में खर्च करे या पार्टी में खर्च करे या व्यक्ति में खर्च करे, वो निर्णय मेरा होता है। इसके लिए कोई पार्टी, शायद आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, और जहाँ तक रही अगर ऑब्जेक्शन उठाएगी तो उस वक्त का समय बताएगा कि हम क्या करते हैं। देखने को मिला है कि रीवा शहर में कुछ नाम चर्चित हैं जो 2003 से चुनाव अभी तक जीते आ रहे हैं। 2018 का भी चुनाव जीत गए, 2023 में भी उनके ही आदमी आ रहे हैं। भाजपा से एक ही नाम चल रहा है, कांग्रेस से 5 नाम चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से टिकट देती है? जनता से जानना चाहेगी कि किस बेस पे टिकट दी जाएगी। अभी तक तो आम आदमी पार्टी एक आम आदमी को टिकट देती है, यही जाना गया है। अभी तक तो अपने को ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली कहीं किसी तरह मत लगता है या कुछ भी लगता है। और जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी के 2003 से लगातार विधायक रहे, वो भी पहले पूर्व के कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस में हो गई है। व्यक्ति पूरे जो भी हैं, कांग्रेस और बीजेपी यही खेल खेल रहे हैं। आप जितने भी विधायकों का नाम लें, आप पुरानी हिस्ट्री देखें, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तियों को टिकट नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीन के लोगों को भूल गई है। अगर वो ज़मीन के लोगों को और अपना उद्देश्य न भूलती तो आगे बढ़ती। अगर यही आम आदमी करेगी तो वो भी कहीं ना कहीं मात खाएगी। सीएम गुप्ता जी, आपसे सिर्फ एक सवाल निष्पक्ष चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है तो रीवा की जनता को क्या क्या उपहार मिलेगा
किस तरह से जनता को पानी की समस्या है यहाँ पे, जल कर की समस्या है यहाँ पे, यहाँ तक कि कांग्रेस के महापौर जो बने हुए थे उन्होंने कर की बात करी थी, लेकिन अभी तक इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कर की बात नहीं हुई और ना कर कम किया गया। क्या आपको आम आदमी पार्टी से टिकट मिलती है और आप जीतते हैं तो सबसे पहले हमारे रीवा वासियों के लिए आपको सबसे बड़ा सौगात क्या देंगे? मैं सबसे बहुत बड़ी सौगात मैंने बोल दिया, जो मेरे बस में रहेगी सैलरी। जो जहाँ कर की बात है, जल कर बात कम करने की, इसका राज्य शासन का नियम होता है। माननीय महापौर जी को शायद जानकारी नहीं रही हुई, इसको अपन ऊपर से जब राज्य शासन कम करती है, नहीं तो इसका 10% दुगना जमा करना पड़ता है। ये सब जानकारी लेके कोई भी बात करनी चाहिए। हम पूरी तरह से पहले नियमों को ध्यान देंगे, उसके सिवाय जो मेरी सैलरी है उसके लिए पब्लिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बाकी मैं घोषणा वीर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं जनता का दरबार लगाऊंगा। आज अगर पब्लिक के बीच में जिस तरह जा रहा हूँ उस तरह जाऊंगा, और मैं पब्लिक के बीच से ही कैसा काम करता हूँ ये पब्लिक ही निर्णय लेगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अगर विधायक बनता हूँ तो हर व्यक्ति रीवा विधानसभा का विधायक होगा। ये मेरी बात नहीं होगी, मेरे घर में एक डायरी होगी, उसमें जो व्यक्ति नोट करके आएगा कि मेरी ये समस्या है, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूर कर लूँगा। कोई भी समस्या कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, वही व्यक्ति कहेगा जो सिर्फ घोषणा करेगा। जो व्यक्ति करने वाला होगा वो सिर्फ कोशिश करेगा, जिसमें कोशिश में कामयाबी मिलती है। बोलने से कोई काम नहीं होता। जो मेरे बस में है सैलरी, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी मुद्दा बोलेंगे बिना नियम के मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नियम से हर व्यक्ति बंधा है। ये थे हमारे साथ युवा नेता सीएम गुप्ता जी, जिन्होंने निष्पक्ष अपनी बात रखी कि मुझे आम आदमी पार्टी से टिकट मिलती है तो मैं इस तरह से काम करूंगा, निष्पक्ष काम करूंगा। जिस तरह से दिल्ली में काम करी है अरविंद केजरीवाल ने, पंजाब में काम कर रही है, उस तरह से रीवा में भी मैं करूंगा। तो हमने दीजिए इजाज़त, देखते रहें हमारे